कुछ दिनों से यूं ही ज्यादा तेज चल रही हवा। जो किस्से लिख रहे थे मेरी तबाही के, जो किस्से लिख रहे थे मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं है कि अब रुख बदल रही है हवा, अब रुख बदल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं विषय बिंदु की ओर। आज मैं उनसे याचना करना चाहूँगा कि वो आएँ। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप हमें अपनी धम्म देशना के माध्यम से अशोक के धम्म पर व्याख्यान दें और कहना है कि अशोक का धम्म अपनाइए, वसुधा बने परिवार। अशोक का धम्म अपनाइए, वसुधा बने परिवार। नृप और नौकर में भेद नहीं, हो सबका सत्कार। नृप और नौकर में भेद नहीं, हो सबका सत्कार। प्रजा प्रफुल्लित हो, निर्भय रहे। प्रजा प्रफुल्लित हो, निर्भय रहे। सुखी समृद्धशाली हो राष्ट्र, विश्व में हो जय जयकार, विश्व में हो जय जयकार। परम सम्मानित धम्म गुरु जी। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। सबसे पहले हार्दिक मंगल कामनाएं। इस अवसर पर मैं शाक्य मुनि बुद्ध को नमन करता हूँ। भारत भूमि में जन्मे महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और उपस्थित मंचस्थ लोगों को, हमारे अतिथियों को, सभी के लिए मंगल कामनाएं। पूर्व के वक्ताओं ने और हमारे विज्ञ संचालन कर्ताओं ने विषय को इतना अच्छे ढंग से संजोया है कि चाहे जो वक्ता आए और बैठे सभी लोग सभी समझ चुके हैं कि ये विषय बनाया क्यों गया। हम सभी ये बात जानते हैं कि मांग उसकी होती है जिसकी कमी हो, जिसका अभाव हो। मुझे आज लगता है कि आज वर्तमान का जो समय चल रहा है और यदि हम उसे तुलना करते हैं सम्राट अशोक के समय से, हमारे बीच उपस्थित सर्वेश साकी जी ने बताया कि शिक्षा व्यवस्था में क्या भेद है। यह पहली बार था जब किसी राजा के द्वारा, किसी सम्राट के द्वारा भारत भूमि में शिक्षकों को वेतन दिया गया हो। यह पहली बार था। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि किसी भी सम्राट, किसी भी शासक या प्रशासक के लिए यह संभव नहीं कि वो वर्तमान व्यवस्था को अचानक से बदल दे। वह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन विश्व इतिहास के पहले और अंतिम इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि पुनः इतना बड़ा साम्राज्य कोई प्रशासक या शासक खड़ा कर पाएगा इस दुनिया के अंदर। पहली और अंतिम बार वह मानवतावादी विचारधारा से प्रेरित महान सम्राट अशोक ने इस दुनिया को एक नया
आयाम दिया अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके। भारत में इतिहास की एक अलग परंपरा चलती है और इसकी परंपरा कलमों पर निर्भर नहीं करती। ये जो कलम है ये बहुत कुछ बताती है, लेकिन इस कलम पर निर्भर इसलिए नहीं करती कि वो कलम चलाता कौन है, इस बात पर निर्भर करती है। हमारे देश के इतिहास में जो क्रूर रहा वह पूजा गया। अभी भी आप देख लीजिए तो वर्तमान समय में भी समाज के बीच यदि वो है व्यक्ति क्रोध आक्रोश रखने वाला है तो उसे अच्छा माना जा रहा है। लेकिन दुनिया में पहली बार ऐसा कोई शासक था जिसने अपने मैत्रीपूर्ण संदेशों के माध्यम से भारत से सुदूर देशों में बौद्ध धर्म को स्थापित किया। मैं यहाँ एक बौद्ध भिक्षु के रूप में हूँ, इसलिए इस बात को पुरजोर से रखना चाहता हूँ कि भारत का जो 16 महाजनपदों के बीच पनपा हुआ धर्म, जिसे बौद्ध धर्म के नाम से हम जानते हैं, उसे विश्व पटल पर यदि कोई लाए, उसे विश्व पटल तक पहुंचाने वाले वह महान सम्राट अशोक थे। वह सम्राट अशोक थे जिन्होंने बिना किसी तलवार और रक्तपात के भारत भूमि से एक संस्कृति, एक धर्म सुदूर देशों तक स्थापित किया और उन्होंने उस सद्धर्म से प्रेरित हो उसे अक्षरशः पालन भी किया। यदि हम भारत की प्रस्तावना को पढ़ें और सम्राट अशोक के जीवन का अध्ययन करें और उनके शासनकाल का अध्ययन करें तो हम ये पाते हैं कि लोकतंत्र शब्द को छोड़कर प्रस्तावना का जो लोकतंत्र शब्द है वह उस समय नहीं था, क्योंकि वह शासन और राजाओं के द्वारा संचालित शासन व्यवस्था थी। लेकिन यदि बाकी के शब्दों पर हम ध्यान दें तो शासन व्यवस्था में वो सभी शब्द आपको प्राप्त होते हैं, क्योंकि आज समस्या कथनी और करनी की है। हमारे साथ वो शब्द जुड़े हुए हैं। हम आज जो ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ बैठे सभी लोग शिक्षित हैं, विद्वान हैं। आज तक आपके जानकारी में सम्राट अशोक से उनके महान साम्राज्य से अधिक विस्तृत राज्य आपने किसी के शासन में नहीं देखा होगा। देखा? और संपन्नता की बात तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि दूर के देशों के लोग भी हमारे साथ उस समय व्यापार कर रहे थे और आज हमें उन कंपनियों से आग्रह करना पड़ता है। व्यापार के लिए हमें उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। हम कितने संपन्न थे, ये स्वर्ण युग ऐसे नहीं बना। थोड़ा समय लूंगा, मैं ये पहले बता दे रहा हूँ। ये स्वर्ण युग ऐसे नहीं बना, पता नहीं वो कहाँ कहाँ कालों में खोजा गया। जिस इतिहासकार के हाथ में कलम आई उसने उसे यशस्वी और स्वर्णिम युग लिख दिया। उसका अध्ययन करेंगे। मैं किसी दूसरे साक्ष्य की बात नहीं करता। मैं नहीं कहता कि आप बौद्ध ग्रंथों को पढ़ें, आप पुराणों को पढ़ें, आप मुद्रा राक्षस को पढ़ें। मात्र और मात्र आप शिलालेखों का अध्ययन करें, गुहालेखों का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि भारत और उस समय का वह शासक
जिसने अपनी प्रजा को पुत्रवत व्यवहार किया। अभी तक मैं शोध छात्र हूँ, मूलतः बौद्ध और पाली भाषा का छात्र हूँ, लेकिन मेरी इतिहास में थोड़ी बहुत रुचि है, क्योंकि हमारे परिवार में मुझे बताया गया कि यदि इतिहास तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा इतिहास तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा। इसलिए मैं हमेशा इतिहास को थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा। अब बताइए स्वर्णिम बना कैसे? समाजवादी शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। क्या आज आपको उतना दिखाई देता है? उसकी वर्तमान में आवश्यकता और उनके शासन व्यवस्था की प्रासंगिकता आज भी है। न्याय की बात यदि की जाए तो सम्राट अशोक ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, क्योंकि 13वें शिलालेख में उल्लेख है शायद कि उन्होंने अभिजात और ब्राह्मण लोगों को अपनी न्याय व्यवस्था से बाहर कर दिया और राजकों को वह अधिकार दिया कि यदि कोई व्यक्ति गलत करता है फिर भी उसे 3 दिन का समय दिया जाए। कई बार ऐसा हुआ कि निर्दोष कहीं दंडित ना हो जाए, इस व्यवस्था का पूरी तरह पालन किया गया। और सबसे बड़ी बात कि जब हम एक व्यक्ति को कैदी बना लेते हैं तो उसका परिवार अपने जीवन को कैसे जिएगा, आज की न्याय व्यवस्था इस बात को सोचती ही नहीं है। मान लीजिए कि मेरे पिता जेल में और मैं एक गरीब परिवार का विद्यार्थी, एक बेटा, मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, मैं करूंगा तो क्या करूंगा? ऐसी परिस्थिति में या तो उसका जीवन खत्म होता है या वह अपने मार्ग से भ्रमित होता है, मार्ग विहीन हो जाता है। लेकिन सम्राट अशोक ने अपने कैदियों के परिवारों को, जब तक वह व्यक्ति कैद में है तब तक उनके परिवारों का खर्चा राज्य के तरफ से चलाया जाए, ऐसा उन्होंने प्रावधान बनाया। बताइए कि ऐसी शासन व्यवस्था आज उसकी जरूरत है हमारे देश को या नहीं? सो रहे हैं क्या आप लोग? विचारों की अभिव्यक्ति, सम्राट अशोक के समक्ष विचारों की अभिव्यक्ति की जब बात आती है तो मुझे याद आता है कि उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के धर्म गुरुओं और विचारकों को अपने सामने रखा, पूछा, लेकिन उन्हें उनके मन को संतुष्ट न कर पाए, उसे दंडित नहीं किया। समाज में किसी भी तरह की समस्या यदि है, उन्होंने खुला आदेश था कि मैं चाहे सोऊं जागूं, चाहे मैं स्नान कक्ष में भले ही हूँ, मैं कहीं किसी अवस्था में हूँ, आप अपनी बात रखें। आज एक नियम है कि कचहरी में शायद लोग अधिकारी बैठते हैं और फिर तत्काल प्रभाव से समस्या का निर्मूलन किया जाएगा, ऐसा एक प्रावधान है। लेकिन आज से 2300 वर्ष पहले किसी व्यक्ति के मन में विचार आया कि समस्याओं को लंबित ना किया जाए। उस समय भी सम्राट अशोक ने यह व्यवस्था लागू की कि व्यक्ति की समस्या को तत्काल प्रभाव से समाधान किया जाए, क्योंकि समस्याएं जितनी लंबी होती हैं वह दूसरी समस्याओं को जन्म देती हैं। यदि एक व्यक्ति गरीब है, आज एक व्यक्ति पीड़ित है, तो कल वो चोरी भी कर सकता है। मैं इसलिए नहीं कहता कि पीड़ित होने का एक ही मात्र साधन है, लेकिन हजारों व्यक्तियों के जो सर हैं, उन हजारों व्यक्तियों के सर में जो बुद्धि है, उसके पास 1000 तरह के विकल्प उत्पन्न होते हैं। यदि समस्या का समाधान सही समय पे हो जाए तो संभावना यह रहती है कि समाज एक सही मार्ग की ओर जाएगा। यदि मैं आज जीवन में ना होता तो मैं आज यहाँ आपके समक्ष नहीं होता, मैं कहीं 15-16 हज़ार रुपए की जॉब कर रहा होता दिल्ली के अंदर। मैं ऐसा सोचता हूँ, कारण कि मेरे माइंड में जो चल रहा था, विकल्प चल रहे थे,
मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है, मैं जब 6 में था तब ये सोचता था, लेकिन मुझे जब मेरे गुरुजी ने कहा कि नहीं तुम मेरे पास आओ, तो 12वीं के बाद मुझे यूपीएससी का विचार था। इस परिवर्तन को आप ऐसे समझिए। लेकिन 12वीं के बाद मेरे मन में विचार यह आया कि मैं यूपीएससी में जा सकता हूँ, संभावनाएं कम है, लेकिन मैं एक बौद्ध भिक्षु बन के अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ, इसकी संभावनाएं सबसे अधिक है। और मेरे लिए सबसे गौरव की बात थी कि मुझे तथागत बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। विचारों की यह अभिव्यक्ति वहाँ से लेके आज तक अगर देखेंगे तो आपको आज भी इस चीज का अभाव महसूस होगा। संविधान में विदित है, मैं ये फिर बताऊं, संविधान में यह बात विदित है, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति कितनी ज्यादा है ये आप सभी समझ रहे हैं, क्योंकि करनी और कथनी में अंतर है। H.G. वेल्स और H.G. रॉबिन्सन इस बात को कहते हैं कि दुनिया का प्रथम ऐसा महान शासक है जिसने अपने कथनी और अपने उद्देश्यों को अच्छा सा पालन स्वयं किया। और वो कौन है? जिनके आप सब सावक हैं। अभी बड़ी अच्छी बात कही थी संचालक महोदय ने कि कुछ सावक इधर है और कुछ सावक उधर है। तो मैं उसमें एक चीज जोड़ रहा हूं कि जो सावक बने वो शासक बने, और जो दीपक बने वो सूर्य बन के अगर उभरता है तो ये देश पुनः सोने की चिड़िया होगा। और आप अपने महान पूर्वजों पर फिर से गौरव करेंगे। उपासना की स्वतंत्रता, इस पे तो मैं विशेष रूप से कहूंगा कि कुछ दिन पूर्व सारनाथ में बौद्ध स्तूप है, धम्मेक स्तूप, वहां कहा गया कि आप 15 दिन पहले अनुमति लेके आए फिर उपासना करें। ये लोकतंत्र की बात का काम है। यदि आज व्यक्ति को उपासना करनी है तो उसे 15 दिन पहले अनुमति लेनी होगी। तो कथनी और करनी में अंतर है। संविधान की पवित्र उद्देशिका में कहीं भी एक शब्द मात्र गलती नहीं है। और ऐसी स्थिति में मुझे फिर पुनः सम्राट अशोक की शासन व्यवस्था याद आती है और मैं सोचता हूं कि लोकतंत्र है तो क्या, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से इस देश को शासित किया, आज पुनः उस चीज की आवश्यकता है। स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता, अवसर की समताओं का मैं भुक्तभोगी हूं, कितना अवसर मिलता है और कितना नहीं। उसके लिए कई पैरामीटर हैं, फिर भी आप लोग अपने मार्ग पर चलते रहें, क्योंकि आपको सबसे बड़ा पहला पैरामीटर तो ये है कि आप कितने बड़े विद्वान हैं। लेकिन यदि आपसे कोई 19 है तो उसमें 1 पॉइंट बढ़ने के लिए कुछ और चीजें ऐड होनी होगी। पहला, वो व्यक्ति चापलूसी कितनी करता है, वह व्यक्ति किसका रिश्तेदार है, किस धर्म से आता है, किस जाति से आता है। और जब हम उसके बड़े क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ तक वो किस जिले और किस राज्य का है। तो अवसरों की समानता में भी यह भेद है। सम्राट अशोक के समय यह भेद खत्म हुआ और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जिसे उनके भाइयों की हत्या से जोड़ा गया, वह गलत, वह अवसर था इस देश को अखंड बनाए रखने का, जिसमें वो बल था। नहीं तो बताइए कहाँ सांची, और सांची से तक्षशिला में विद्रोह रोकने के लिए बुलाया जाता। यह उनके अपने पौरुष का दम था जो वो महान सम्राट अशोक के रूप में आज हमारे बीच विद्यमान है। मैं तो उन्हें कभी भी ये नहीं मानता कि वो
प्राचीन और आधुनिक, एक्चुअली में आधुनिक जैसे शब्द उस समय भी प्रचलित रहे होंगे। बुद्ध के दर्शन को जब भी व्याख्यायित किया जाता है तो एक शब्द आता है कि क्या वर्तमान में प्रासंगिकता है। उस समय का रथ आज की बुलेट ट्रेन से कम नहीं था, उसमें बैठने वालों के सपने उससे कम नहीं थे, क्योंकि उस समय की बुलेट ट्रेन वही थी। इसलिए आधुनिकता प्रत्येक समय में परिवर्तन के साथ आधुनिक होती है, और बुद्ध का ज्ञान और सम्राट अशोक की शासन व्यवस्था सदैव ही मानव कल्याण और जनहित के केंद्र में रख के इस चीज को निर्मित किया गया है। इसलिए किसी भी समय और किसी भी काल में काल बाह्य नहीं हो सकती, चाहे वो वर्तमान और आज से 100 साल बाद भी, क्योंकि मनुष्यों के दुख और दुख के कारण कभी बदलेंगे नहीं। लोगों की तृष्णाएं और तृष्णाओं को पूर्ण करने का नियम नहीं बदलेगा। यदि बदल जाता तो आज रसिया और यूक्रेन का युद्ध हमारे सामने नहीं होता, सीरिया नष्ट होते हम न देखते, और हम भी उसी राह में चल रहे हैं। भले ही आज लोकतंत्र में आप बैठे और आपको लगेगा कि मैं शायद गलत कह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि हिंसा का पोषक कोई भी राज्य संपन्न और खुशहाल नहीं हो सकता। यदि आप मानवतावादी हैं, मैं अहिंसक होने की बात इस स्तर पे नहीं करता कि आप सामने वाले के आक्रमणों को झेलें। सम्राट अशोक के मौर्य साम्राज्य के 10वें सम्राट भद्रथ के समय तक सेना का होना यह पुष्ट करता है कि मौर्य साम्राज्य अहिंसक नहीं हुआ था। अपनी शासन नीति को लेके वह अपने प्रजा के साथ अहिंसक था, पुत्रवत था, लेकिन अपनी अहिंसक नीति को अंतर्राष्ट्रीय और आक्रमणों के लिए नहीं कभी पालन किया उसने। और धोखे से तो किसी को भी हराया जा सकता है, चाहे वो सम्राट हो, चाहे कोई धर्मगुरु हो, और चाहे कोई शिक्षक हो। विशेष करके भारत भूमि में आप इसके इतिहास को पढ़िएगा, धर्मों में जाके पढ़िएगा, तो इस धोखे का इतिहास बहुत बड़ा है। कभी धोखे से एकलव्य को हराया गया, तो कभी रावण मारा गया। ये धोखे का इतिहास बहुत छोटा नहीं है। जो सम्राट भद्रथ के साथ हुआ, इस देश के राज व्यवस्था का जो आज प्रारूप है, इसमें सबसे बड़ी जो बात मैंने देखी वो है मानवाधिकार की बात। और मानवाधिकार की बात जब हम करते हैं तो हमें याद आता है कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस बात की विशेष तरह से आवाज़ उठाई गई। क्यों? क्योंकि काले और गोरे में भेद था। काला होते ही गुलाम था, और भारत भूमि में एक जन्म से महान था और एक जन्म से ही शूद्र था। बीच के भी थे, ऐसा कुछ नहीं कि बीच के लोगों को कोई बहुत विशेष सुविधाएं हों। बस अंतर ये था कि यदि हम ऊपर वाले के साथ जुड़े हैं, यानी कि हम ब्राह्मण के साथ जुड़े हैं, तो हम नीचे 3 वर्गों को शोषित कर सकते हैं, 2 वर्ग। और यह बात सम्राट अशोक के दौर में खत्म नहीं हो सकी, लेकिन उस पे सबसे जोर धार्मिक और उसे दार्शनिक तौर पे तोड़ने का काम तथागत बुद्ध ने किया, और प्रशासनिक तौर पे उसे तोड़ने का काम पहली बार सम्राट अशोक के समय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो व्यवस्थाएं लागू थी, उनमें
हमारे देश को अखंड बनाने में जोर दिया गया। और सम्राट अशोक के समय में हमारे अखंड भारत को एक बनाए रखने में कैसी क्या क्या भूमिकाएं हो सकती हैं, इस पे जोर दिया गया। इसलिए आज के परिवेश में सम्राट अशोक की शासन व्यवस्था उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस समय में थी। सांप्रदायिक तौर पे अंतिम शब्द है ये मेरे विषय का कि सांप्रदायिक तौर पे एक बात बहुत स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि हम विभिन्न संस्कृतियों में बनते हैं। जब हम एक राष्ट्र बनते हैं, हम विभिन्न बोलियों को, विभिन्न जनजातियों, जातियों को मिलाकर एक राष्ट्र बनते हैं। एक राष्ट्र के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ड्रेस हो। क्या संभव है? नहीं सर। क्या संभव है कि एक राष्ट्र के अंदर मात्र एक बोली हो? भाषा राष्ट्र हो सकती है, राष्ट्रभाषा हिंदी हो सकती है हमारे कानूनी तौर पे, लेकिन बोलियां वो कानपुर की अलग है और कुशीनगर की अलग। मैनपुरी से मैं हूं तो मैनपुरी की और अलग। तो यह संभव नहीं। वैसे ही संस्कृतियां हैं। हाँ, विकृतियों को कम करने का प्रयास किसी भी शासन व्यवस्था में यदि किया जाता है तो वह सराहनीय है, लेकिन विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न जनजातियों सभी की समानता रखते हुए उन्हें एकता में पिरोए रखना किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र पुनः गौरवशाली हो, मजबूत हो, तो हमें उस राज्य व्यवस्था का फिर से निर्वहन करना होगा, उसे अपनाना होगा। वो हमारी करनी और कथनी में होनी चाहिए। आज के बदलाव को मैं यहाँ देख सकता हूँ कि महिला हमारे बीच एक है, लेकिन एक समय था कि महिला यहाँ हो ही नहीं सकती थी। था क्या ऐसा? जब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने की बात की तो लोगों ने उन पे क्या क्या नहीं किया। परिवर्तन आज दिखता है। ऐसी व्यवस्था सम्राट अशोक के समय में अध्यक्ष बनाया गया एक महामात्र महिलाओं का विशेष, रोमिला थापर ने उस पर भी अपनी एक टिप्पणी की है। खैर, पहली बार था जब किसी शासन व्यवस्थाओं में महिलाओं की समस्याओं को सुनने और उनके निर्मूलन की बात किसी शासक ने की हो। बुद्ध ने वो बात तो की, वो धार्मिक और दार्शनिक तौर पे थी, लेकिन उसे शासक के तौर और प्रशासनिक तौर पे पहली बार किसी सम्राट ने आवाज़ उठाई। और उस बात के लिए मैं कहता हूँ कि महिलाओं को आजीवन, वो किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म की हो, लेकिन उस शासक के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इस देश में शासन प्रशासन के तौर पे महिलाओं की आवाज़ यदि किसी ने रखी, उन्हें न्याय की बात और उनकी समानता की बात किसी ने की, तो वह महान सम्राट अशोक थे। ऐसे महान सम्राट अशोक के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, सुनी भी होगी आपने। एक समय बच्चे बैठे हुए थे, सूरज डूब रहा था। सूरज डूबने का डर बच्चों को हुआ कि अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर अंधेरे से डरते हैं। बच्चा उदास था कि अंधेरा होगा तो हम क्या करेंगे। हमारे साथ इतिहास में वैसा ही कुछ हुआ है। 2300 साल के बाद आज हम पुनः इतिहास की किताबों को खंगाल रहे हैं और भारत में सम्राट अशोक क्लब के द्वारा उन किताबों में एक अलग से अध्ययन किया गया। पूरी भारत भूमि की बात कर रहा हूँ मैं,
कि सम्राट अशोक क्लब के द्वारा जो काम हुआ, जिसके कारण से पुनः मौर्य साम्राज्य की चर्चा हुई इतने बड़े स्तर पे। इससे पहले इतिहासकारों ने अपनी बात जरूर की, लेकिन वो 4 लोगों ने बात की किताबी और कलम के दौर, कभी खुल के बात नहीं की। आज के जैसे विषय पे हम बात कर रहे हैं कि राज व्यवस्था की क्या आवश्यकता है, क्या आज भी वो प्रासंगिक है, ऐसी बात इससे पहले किसी भी व्यक्ति ने नहीं की थी। उसी इतिहास के अंधेरे में मान लीजिए कि हमारे युवा बैठे हुए थे, सूरज डूब रहा है, बच्चे उदास हैं, तब एक दीपक निकल के आता है और कहता है कि उदास मत हो, जितना प्रयास मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा तुम्हें उजाला देने का। और मुझे लगता है कि वह दीपक आज सूर्य बनने की ओर है। यदि आप अपने सही मार्ग पर रहे तो यह सावक शासक बनेंगे और यह दीपक सूर्य बनकर उभरेंगे। मैं इन्हीं वचनों के साथ आप सभी के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं करता हूँ। सपीतियो विवर्जन्तु सफरो नसतु मातेयो वंतरायो सुखी दीर्घायु इच्छितं पचितं तुयं क्षिप्तमेव समिज्जतु सभ्ये पूरयन्तु चित्तसंकल्पा छन्दोपन्न रसो यथा। साधु साधु।